फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स को। तो लाइसो कहते हैं स्प्लिटिंग को या ब्रेकडाउन को, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो लाइसोसोम्स की वर्डली मीनिंग ही से हमें इस ऑर्गेनेली के काम की समझ आ जाती है कि ये कोई ऐसी बॉडी होगी जो किसी चीज़ की ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सेल के अंदर हम डाइजेशन कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग कर देते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में भी फिर ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर या फंजाई के अंदर सेम फंक्शन डिफरेंट वैक्यूल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। डीड्यू नाम के एक साइंटिस्ट ने लाइसोसोम्स को 1949 में डिस्कवर किया था और इसके स्ट्रक्चर में एक सिंगल मेम्ब्रेन आ जाती है जो कि लिपिड बाइलेयर होती है। जिस तरीके से हमारे सेल की सेल मेम्ब्रेन है, वैसे ये वाली मेम्ब्रेन भी केमिकल कंपोजिशन में सिमिलर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर है और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, मतलब ये बैग बनाते हैं। और इस बैग के अंदर क्या होता है, इस बैग के अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को तोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के तरीक़ेकार से ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की। और इन एंजाइम्स का नंबर आपके इस बुक के अंदर मेंशन है कि 40 से लेकर 50 डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस बैग के अंदर पड़े रहते हैं। और ये एंजाइम्स एसिडिक पीएच में काम करने वाले होते हैं, इनकी नेचर एसिडिक होती है एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन ऑफ एवरी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स। हर तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स की डाइजेशन इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू हो सकती है, जो कि हमारे लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज की भी ब्रेकडाउन हो सकती है, लिपिड्स की भी ब्रेकडाउन हो सकती है, या किसी भी और अदर कॉम्प्लेक्स टाइप की मटेरियल की यहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकती है। अब हम इसकी फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि लाइसोसोम्स हमारे सेल के अंदर बनते कैसे हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, चूँकि दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो वो राइबोसोम से बनते हैं। कौन से राइबोसोम से बनते हैं? जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो जब ये प्रोटीन्स बन जाते हैं, जब ये एंजाइम्स बन जाते हैं, तो फिर इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ से ये ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बड ऑफ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और फिर ये ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स द सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में इनमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, इन प्रोटीन्स में इनको बाकायदा पैक कर दिया जाता है और फिर ये ट्रांस फेस से निकलते हैं, ये रिलीज्ड हो जाते हैं और उस बडेड ऑफ वेसिकल को, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स हैं, जिन्होंने अपना फंक्शन अभी परफॉर्म नहीं किया हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। और हम ये कहते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं, इनका नंबर हमारे उन सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है जो कि फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो किसी चीज़ को अंदर इनगल्फ कर रहे होते हैं, किसी पैथोजेनिक सेल को अंदर इनगल्फ करके उसकी डाइजेशन करते हैं। तो उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का नंबर ज़्यादा होता है। यहाँ पर मेंशन्ड है कि जो हमारे WBCs है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स है या मैक्रोफेजेस है, तो उनके अंदर लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यही सेल्स हमारे लिए फैगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस कर रहे होते हैं, मतलब पैथोजेंस को अंदर इनगल्फ कर कर उनको किल कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इन सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का जो ऑर्गेनेली है वो ज़्यादा नंबर में मौजूद रहता है। फ्रेंड्स, अब हम लाइसोसोम्स के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम को एक सेल कंसिडर कर लीजिए, एक ऐसा सेल जिसमें बाकी ऑर्गेनेलीज ना हो। ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने लाइसोसोम्स के जस्ट फंक्शंस को स्टडी करना है। तो यहाँ पर आपके बुक के अंदर लाइसोसोम्स के 3 फंक्शंस बताए हुए हैं, लेकिन बेसिकली लाइसोसोम्स के 4 फंक्शंस को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एक्सोसाइटोसिस का। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं किसी भी सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर आना। यहाँ पर जब फूड पार्टिकल्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ इन कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन अंदर को इन्विजिनेट होने लगती है और फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि ये टोटली पिंच्ड ऑफ हो जाती है अंदर की तरफ, और इसके अंदर ये फूड पार्टिकल्स हमारे सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक वेसिकल बना देते हैं और इस वेसिकल को हम कहते हैं एंडोसोम। पहले ये छोटा होता है और फिर ये बड़ा हो जाता है। पहले हम इसको अर्ली एंडोसोम कहते हैं, फिर हम इसको लेट एंडोसोम कहते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट ज़रूरी नहीं कि आप समझ लें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बस
के ही समझिए कि वो जो फूड पार्टिकल है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ हमारे इस सेल के अंदर आ चुका है, जिसको हम एंडोसोम कहते हैं। अब हमने इन फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन करनी होगी और इसके लिए हमारी हेल्प करेगा लाइसोसोम, और वो लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम होता है। ये दोनों आपस में फ्यूजन कर लेते हैं और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इस सेकेंडरी लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने ये बात की कि हमारे लाइसोसोम्स के अंदर डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है। तो अब ये जो यूज़फुल सब्सटेंसेस बन जाएंगे इस प्रोसेस के रिजल्ट में वो साइटोप्लाज्म में ऐड कर दिए जाएंगे। इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो जाएगी और जो हार्मफुल मटेरियल होंगे वो ये लाइसोसोम एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर निकाल देगा। तो इस तरीक़ेकार से ये लाइसोसोम हमारे इस सेल के लिए एज ए स्टमक काम कर रहा था, क्योंकि इसने डाइजेशन कर ली और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब दूसरा फंक्शन डिस्कस करते हैं। हमने ये बात की कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर हमारे सेल के अंदर आता है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर वो जो पार्टिकल है वो पैथोजेनिक पार्टिकल है, मतलब वो कोई ऐसा सेल है जो हमारे सेल को नुकसान पहुँचा सकता है, हमारे सेल में कोई इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसका सेल के अंदर आना उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। ये जो फेगोसाइटोसिस का टर्म है ये ज़्यादातर हम ऐसे सब्सटेंस की एंट्री को इनसाइड द सेल यूज़ कर रहे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होता है। तो यहाँ पर हम बैक्टीरियम की एग्जांपल ले लेते हैं। बैक्टीरियम सेल के साथ जब इन कांटेक्ट में आता है तो सेल मेम्ब्रेन उसी तरीक़ेकार से इसके इर्द गिर्द सराउंड करने लगती है और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से पिंच्ड ऑफ हो जाती है और उस बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को सराउंड कर अंदर आ जाती है। तो ये जो वेजिकल बन जाते हैं इसको हम कहते हैं फेगोसोम, और प्रोसेस को हमने कहा फेगोसाइटोसिस। अब ये फेगोसोम इसमें जो बैक्टीरिया है इसकी हमने ब्रेक डाउन करनी है, तो इसको हम फ्यूज़ करवा देंगे विद द प्राइमरी लाइसोसोम और उसी तरीक़ेकार से सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा इन दोनों की फ्यूजन से। और सेकेंडरी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स इस बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन कर देंगे, इसकी ब्रेक डाउन कर देंगे और जो यूज़फुल मटेरियल होंगे वो सेल के साइटोप्लाज्म में ऐड कर दिए जाएंगे और जो हार्मफुल मटेरियल होंगे तो वो सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो भी पैथोजन हमारे सेल के अंदर आता है तो लाइसोसोम्स उसके साथ फ्यूजन कर उसकी ब्रेक डाउन हम कर लेता है और हमारे सेल को इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हमारे सेल के लिए डिफेंस के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ये सोल्जर्स की तरह काम कर रहे होते हैं। अब तीसरे फंक्शन को डिस्कस करते हैं जो कि है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी कहते हैं, ऑटो मीन खुद और फेगी मीन काना, तो ये खुद के किसी सेल के पार्ट को कहा रहा होता है, मतलब कि सेल में मौजूद किसी ऑर्गेनेली को कहा रहा होता है। यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल दी हुई है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है सेल के पास, क्योंकि पहले हमें इनकी ज़रूरत थी। लेट सपोज़ हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा चाहिए था, हमने बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए। फिर हमने एक्सरसाइज छोड़ दिया, हम रेस्टिंग कंडीशन में रहने लगे, तो अब ये तो जो पहले बन गए थे माइटोकॉन्ड्रिया वो तो हमारे लिए एक्स्ट्रा है। अब हम इन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करेंगे, हम अब को लाइसोसोम्स की मदद से इनका नंबर कंट्रोल करेंगे। तो इस माइटोकॉन्ड्रियन को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देंगे, वो इसको एक वेजिकल की सूरत में पैक कर देगा और उस वेजिकल को हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। अब इस ऑटोफेगोसोम की हम फ्यूजन करवाएंगे विद द प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिग्रेड कर देंगे, इसके रिज़ल्ट में उसी तरीके से जो यूज़फुल सब्सटेंसेस बनेंगे वो ऐड कर दिए जाएंगे सेल के अंदर, ताकि उनको दोबारा से किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे उनको एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमने स्टडी किया ऑटोफेगी को कि अगर कोई ऑर्गेनेली सेल के लिए एक्स्ट्रा है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनेली हो ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका हो, ओल्ड हो चुका हो, या ये डैमेज्ड हो, तो इस दौरान भी हम ये जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज़ हैं इनको ख़त्म कर रहे होते हैं। आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि सम टाइम हमें ऑर्गेनेली चाहिए लेकिन सेल को एनर्जी नहीं मिल रही होती, स्टारवेशन की कंडीशन होती है, मतलब फूड सप्लाई नहीं हो रही होती है, तो मजबूरी के तहत सेल अपना कोई ऑर्गेनेली ही कहा जाता है ताकि वो अपने लिए अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो ये 3 फंक्शंस यहाँ पर इस डायग्राम से शो हो रहे हैं। अब फोर्थ फंक्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ फंक्शन के बारे में आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये ऑटोलाइसिस करते हैं। ऑटो मीन खुद और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो ये लाइसोसोम जिस सेल के अंदर मौजूद है उस सेल की सुसाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस सेल को टोटली भी ख़त्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये इस बेसिस पर सुसाइडल बैग्स कहला रहे होते हैं।
जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद है वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो तो किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल को ख़त्म करने की एबिलिटी रखते हैं। तो जब सेल सुसाइड करना चाहता है तो इस लाइसोसोम्स को बर्स्ट कर देता है, इसके एंजाइम्स बाहर निकल आते हैं और ये पूरे के पूरे सेल में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी के साथ उस सेल की ब्रेकडाउन कर लेते हैं, हर एक पार्ट को डिग्रेड कर देते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, सेल ने अपनी लाइफ स्पेन गुजार चुकी हुई होती है, क्योंकि हर एक सेल की एक प्रॉपर लाइफ स्पेन होती है। तो ये जो सेल है अब ये मरना चाहता है, तो इस टाइप की डेथ को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ या जिसको हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं, तो ये सेल एपोप्टोसिस करना चाहते हैं, इसलिए इसने अपने जो लाइसोसोमल एंजाइम के कंटेंट थे तो उनको सेल के अंदर रिलीज़ करवा दिया और ख़ुद को मार दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि सेल क्यों मरना चाहता है, क्योंकि इस सेल की हमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि जो टेडपोल की टेल है, पहले तो टेडपोल में टेल होती है जो कि एक लार्वा है फ्रॉग का, और जब ये एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब ये जब फ्रॉग में कन्वर्ट होता है तो एडल्ट में तो टेल नहीं होती है। अब ये टेल कहाँ गायब हो जाती है? ये टेल इस तरह गायब हो जाती है कि इस टेल के जो सेल्स हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लाइसोसोम्स। तो इस तरीके कार से सेल ख़ुद को भी मारता है विद द हेल्प ऑफ देयर लाइसोसोमल कंटेंट। और इसकी एग्ज़ाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग का कि एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसमें जब हैंड की फॉर्मेशन होती है तो हैंड तो उनका इस तरीके से बनता है, ऐसे, मतलब कि प्रॉपर उंगलियां नहीं बनती है, लेकिन फिर हमारी उंगलियों के दरमियान में गैप रह जाता है जब हम एडल्ट फॉर्म में आते हैं, या हमारे जो हाथ हैं वो प्रॉपर हम बन जाते हैं, तो ये उंगलियों के दरमियान जो गैप क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ के सेल्स कहाँ चले जाते हैं? यहाँ के सेल्स में भी एपोप्टोसिस हो जाती है। तो ये हमने 4 फंक्शन स्टडी कर लिए। अब हम लाइसोसोम्स के फंक्शंस को टेक्स्ट में भी स्टडी करते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि कोई पैथोजन या कोई बहुत लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर इंटर हो जाए और वो हमारे सेल के लिए कोई भी नुकसान, कोई भी हार्म क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया। तो यही जो लाइसोसोम्स हैं ये उनके साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाएंगे और फिर उस पैथोजन की अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इस तरीके कार से लाइसोसोम्स का डिफेंसिव रोल होता है हमारे सेल के लिए, ये हमारे सेल्स के सोल्जर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ये एंडोसाइटोसिस करते हैं फूड मटेरियल्स की, और इस तरीके कार से ये स्टमक ऑफ द सेल है, जो भी फूड पार्टिकल सेल के अंदर इंटर हो जाता है तो फिर वो फ्यूजन करता है विद द प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है, और डाइजेशन के बाद यूज़फुल मटेरियल सेल के साइटोप्लाज्म को दे दी जाती है, और जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। ये ऑटोफेगी करते हैं, मतलब ये सेल्फ ईटिंग करते हैं, ख़ुद के किसी पार्ट को खा जाते हैं, मतलब सेल में मौजूद किसी और ऑर्गेनेली को खा जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्यों अपने किसी सेल के पार्ट को खा जाते हैं? क्योंकि स्टारवेशन पीरियड चल रहा होता है, फूड की शॉर्टेज होती है, इसलिए किसी और ऑर्गेनेली को खाना इम्पॉर्टेंट होता है ताकि सेल सर्वाइव कर जाए और एनर्जी ऑब्टेन कर सके। सेल अपने सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। तो एक कोशिश ये भी होती है कि ड्यूरिंग स्टारवेशन पीरियड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स ये अपना कोई ऑर्गेनेली कहा जाता है। या ये ऑर्गेनेली क्यों कहता है? ये इसलिए भी कहता है ताकि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का नंबर कंट्रोल किया जा सके। कभी हमें उनकी ज़रूरत ज़्यादा थी तो हमने ज़्यादा बना लिए, अभी हमें उनकी ज़रूरत कम है तो हमें कम नंबर में चाहिए होंगे, इसलिए जो एक्स्ट्रा नंबर होगा हम उनको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हम ऑफ लाइसोसोम्स हम उसके एक्स्ट्रा नंबर को हटा देंगे सेल से। तो इसकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मसल सेल्स दी हुई है कि जब कोई बंदा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर जब वो बंदा एक्सरसाइज छोड़ देता है तो उसके मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम पड़ जाता है। तो ये कम कैसे हुआ? ये इस तरीके से हुआ कि लाइसोसोम्स ने एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया को इनगल्फ करके उसकी डाइजेशन कर ली होती है। या हम कोई भी ऑर्गेनेली इसलिए लाइसोसोमल हम एंजाइम्स के कंटेंट के आगे कर देते हैं, उसको हम क्यों ख़त्म कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनेली को? वो इसलिए क्योंकि वो ओल्ड हो चुका हुआ होता है, वो बहुत पुराना हो चुका हुआ होता है, या वो डैमेज्ड हो चुका हुआ होता है। तो डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल्स को भी हटाने के लिए ऑटोफेगी करनी पड़ती है, सेल्फ ईटिंग करनी पड़ती है, सेल के किसी ऑर्गेनेली को ख़त्म करना होता है। तो जब ये ऑटोफेगी करते हैं इस प्रोसेस के दौरान में ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को चूँकि ऐड कर रहे
होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस लिहाज से ये रिसाइकलर्स होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के, और ये स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट कर रहे होते हैं फॉर द सेल। स्कैवेंजर्स मतलब ये क्लीनर्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ें एक्स्ट्रा है या जो चीज़ें डैमेज्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो उनको सेल से हटाने का काम यही लाइसोसोम्स कर रहे होते हैं। ये ऑटोलाइसिस करते हैं, मतलब कि अपनी ब्रेकडाउन खुद कर रहे होते हैं जहाँ पर ये मौजूद होते हैं जिस सेल के अंदर। इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि जब लाइसोसोम्स का एंजाइम कंटेंट रिलीज़ हो जाता है इनसाइड द सेल, तो वो सेल डैमेज हो जाता है, वो छोटे छोटे पीसेस में उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो वो जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं फिर उनको उठाने के लिए WBCs आते हैं, वो इन पार्ट्स को इनगल्फ कर लेते, तो इसी तरीके से वो सेल हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाता है। ये प्रोसेस क्यों होता है? ये प्रोग्राम सेल डेथ है। मतलब जब सेल बूढ़ा हो जाता है, जब वो अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन गुजार लेता है, जब वो एजड हो जाता है, तो उस सेल ने मरना ही होता है। तो वो सेल कैसे मरेगा? वो अपने लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को रिलीज़ करवा देगा, वो पूरे के पूरे सेल के अंदर बिखर जाएंगे और इस तरीके से सेल सुसाइड कर लेगा। या ये जो ऑटोलाइसिस है, तो ये नॉर्मल मैकेनिज़्म भी है एक हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस का, क्योंकि जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो पहले तो सेल बहुत नंबर में बन जाते हैं, फिर किसी भी ऑर्गन को एक स्पेसिफिक शेप देने के लिए हमें एक्स्ट्रा सेल्स को हटाना पड़ता है। मतलब पहले आपने बहुत सेल्स बना दिए हैं, फिर आप प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्स को हटाना चाहते हो, तो उन एक्स्ट्रा सेल्स को हटाने के लिए भी आपको लाइसोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो सेल की डीजेनरेशन हम कर दे। इसकी एग्जांपल है डिलीशन ऑफ टेडपोल टेल। जो टेडपोल है उसके अंदर टेल मौजूद है। टेडपोल क्या है? ये फ्रॉग का लार्वा होता है, और फ्रॉग के अंदर जो कि एडल्ट फॉर्म है उसके अंदर टेल मौजूद नहीं होती है। वो टेल कहाँ गायब हो जाती है? उन टेल्स की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो लाइसोसोम्स हैं वो उन सेल्स की ऑटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये हमने 4 फंक्शन स्टडी किए लाइसोसोम्स के हवाले से, कि लाइसोसोम सोल्जर्स होते हैं, डिफेंसिव रोल है, फेगोसाइटोसिस करते हैं पैथोजेंस की, ये स्टमक ऑफ द सेल के तौर पे काम करते हैं, फूड मटेरियल की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सेल्फ ईटिंग करते हैं, मतलब सेल के किसी ऑर्गेनेली को कहा जाते हैं, ऑटोफेगी करते हैं। और ये ऑटोफेगी क्यों करते हैं? क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए होती है और मजबूरी के तहत बाहर से वो एनर्जी ले नहीं पा रहा होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इसको फिर कोई अपना ऑर्गेनेली खाना पड़ता है, या किसी एक्स्ट्रा हमने नंबर ऑफ ऑर्गेनेली को कंट्रोल करने के लिए जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो लाइसोसोम्स उनको कहा जाते हैं, या किसी भी ओल्ड या डैमेज्ड पार्ट को हटाने के लिए भी हमें किसी ऑर्गेनेली की इनगल्फिंग करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। और हमने ये कहा कि इस तरीके से ये एज अ रिसाइकलर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स काम कर रहे होते हैं, ये स्कैवेंजर ऑफ द सेल है, क्लीनर के तौर पर काम करते हैं सेल के लिए, ऑटोलाइसिस करते हैं। सुसाइडल बैग्स है, जब सेल खुद को ख़त्म करना चाहता है तो वो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को रिलीज़ करवा देता है इनसाइड द सेल। और ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस सेल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका हुआ होता है, या हमें ये सेल नहीं चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है, ऑर्गन की प्रॉपर शेप बन रही होती है। इसकी एग्जांपल ली हमने टेडपोल की टेल की डिलीशन, हम जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है उसके एडल्ट फॉर्म में। अब हम मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स को स्टडी करते हैं। मेल फंक्शनिंग कहते हैं लाइसोसोम्स का प्रॉपर काम ना करना। तो इसके रिजल्ट में हमें कंजेनिटल डिजीज़ हो जाती है। कंजेनिटल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि वो डिजीज़ जो बाय बर्थ किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो, जो उसको उसके पेरेंट्स ने दी हुई हो। मे बी कि इस बंदे ने कोई डिफेक्टिव जीन अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया हो, कोई म्यूटेटेड जीन अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया हो, और उस जीन के अकॉर्डिंग या तो प्रोटीन सिरे से बने ही ना, या अगर बने भी तो वो हम अपना प्रॉपर फंक्शन ना परफॉर्म कर सके। तो इन कंजेनिटल डिजीज़ की वजह से जो जीन म्यूटेशन होती है उसके रिजल्ट में लाइसोसोम के अंदर कोई पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उस एंजाइम के हिस्से में जिस मैक्रोमोलिक्यूल की डाइजेशन आनी है अब वो डाइजेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो मैक्रोमोलिक्यूल लाइसोसोम के अंदर आ तो जाता है और स्टोर हो जाता है और डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस लिहाज से हम इसको स्टोरेज डिजीज़ बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टोर हो जाता है वो मैक्रोमोलिक्यूल इनसाइड द लाइसोसोम। तो पेशावर बोर्ड की बुक में 2 डिजीज़ का जिक्र है, एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज़ और दूसरा है टेसेच डिजीज़। इन 2 डिजीज़ का जिक्र फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं है, इसलिए जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो पेशावर बोर्ड की बुक से नोट कर लीजिए या यहीं से नोट कर लीजिए कि इस 2 डिजीज़ में होता क्या है।
ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। अब जिस तरीके से इस डिज़ीज़ का नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मसला ग्लाइकोजन के साथ होता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर हम इसको डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी में स्टोर कर देते हैं। लाइक हम इसको लिवर सेल्स में स्टोर कर देते हैं, हम इसको मसल सेल्स में स्टोर कर देते हैं। अब ये स्टोर तो हो जाते हैं ग्लाइकोजन हमारे सेल्स के अंदर, लेकिन जब हमें दोबारा से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस ग्लाइकोजन को नॉर्मल मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब चूँकि एंजाइम नहीं है, कौन से एंजाइम नहीं है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, मतलब बना तो दिया है लेकिन वापस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन हमारे लिवर सेल्स में और मसल सेल्स में स्टोर ही रह जाता है इनसाइड द लाइसोसोम्स। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिस्टर्बेंस हो जाती है कि हम एनर्जी नहीं ले पा रहे होते हैं क्योंकि ग्लाइकोजन है और ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। और जो टेसच डिज़ीज़ है इसमें लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है इनसाइड द ब्रेन सेल्स। तो फैटी एसिड्स हैं, अगर वो ब्रेक डाउन न कर पाए और एक्यूमुलेट होने लगे इनसाइड द ब्रेन सेल्स तो ये हमारे ब्रेन सेल्स के लिए एक डैमेजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ये ब्रेन की मेंटल रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इवन के बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से, लिपिड्स की एक्यूमुलेशन की वजह से इनसाइड द ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स ये डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये हमने मेल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स को स्टडी किया। इनमें से एक है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, जिसमें ग्लाइकोजन की कन्वर्जन नहीं हो पाती है वापस ग्लूकोज में, ये स्टोर ही रह जाता है इनसाइड द लिवर एंड मसल सेल्स, जिसकी वजह से हमारे सेल्स या हमारी बॉडी एनर्जी इनटेक नहीं कर पाती है। ग्लूकोज नहीं होगा तो वो कहाँ से एनर्जी लेंगे। और जो टेसच डिजीज़ है इसमें ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड्स की स्टोरेज स्टार्ट हो जाती है, फैटी एसिड्स की ब्रेकडाउन नहीं हो पाती है इनसाइड द ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन या डेथ भी कॉज हो सकती है। तो ये आज के लेक्चर में हमने लाइसोसोम्स के बारे में स्टडी किया कि ये छोटे छोटे बैग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बाहर से आने वाली किसी पैथोजन की ब्रेकडाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, अपनी किसी ऑर्गेनेल की ब्रेकडाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और ये सेल सुसाइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ये किन सेल्स में इनका नंबर ज़्यादा होता है? जो हमारे WBCs है उनमें इनका नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि WBCs का भी सेम यही काम होता है, यानी फैगोसाइटोसिस करना।